यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पिक्चर ड्रॉ किए हैं। ये आपको इस तरीके से समझना है कि कब एनोड पॉजिटिव होता है और कब एनोड निगेटिव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोड को मैंने पॉजिटिव दिखाया है और यहाँ पर एनोड को मैंने निगेटिव दिखाया है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का एनोड और कैथोड से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये याद रख लो, प्लस और माइनस का ना तो एनोड से कोई लेना देना है ना कैथोड से। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन और कैथोड का मतलब रिडक्शन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप एनोड कहेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड कहेंगे। ये दो पॉइंट समझ में आया क्या? जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वह एनोड और जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि दो अलग अलग कंटेनर है। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है। जबकि दूसरा पिक्चर आप देखें, यहाँ पर एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों में फ़र्क समझ में आया क्या? जो पिक्चर नंबर 1 है, जो मैंने डैनियल सेल बनाया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रहा है। यानी कि हाफ रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है और हाफ रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, जबकि कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन इसमें एक ही कंटेनर में हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने दो अलग अलग कंटेनर लिए हैं। इसमें आपने जो भी मेटल लिया है एज ए इलेक्ट्रोड, आपने जो भी मेटल लिया है उस मेटल के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उन सभी सॉल्ट्स में से जो वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वह सॉल्ट जिसे आप पानी में डिजॉल्व कर दें और वह कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाए या पार्शली आयन में डिसोसिएट हो जाए और उसमें से करंट पास हो सके। जिसमें से करंट पास हो सकता है उस केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जिंक का सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट है जिंक सल्फेट। उसी तरीके से यदि आपने यहाँ पर कॉपर लिया है तो हमें इस केस में कॉपर के सबसे ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट देखने होंगे। तो कॉपर के केस में यहाँ पर CuSO4 है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। यदि सिल्वर की बात करें तो वहाँ पर AgSO4 नहीं होता है, वहाँ पर AgNO3 होता है। ठीक है, तो अपने को जितने की ज़रूरत है उतना याद रख लेंगे। अब यहाँ पर दो अलग अलग कंटेनर में इसको आपने सेटअप किया। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपने ये पढ़ा होगा कि जिसका नाम ऊपर में आता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ऊपर से नीचे आने पर उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो वह जो बनाया गया, वह जो ऑर्डर तैयार किया गया है, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है। तो रफली आप ये याद रख लें, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसे आपको रखना है लेफ्ट साइड में और जो कम रिएक्टिव होगा उसे आपको रखना है राइट साइड में। यानी कि यहाँ पर साइड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आपको लेफ्ट साइड में दिखाना है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उसे आप राइट साइड में दिखाएंगे। जबकि इस पिक्चर में देखें, मर्जी किसी को कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या होता है
इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से इसे कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर केमिकल एनर्जी है और इससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलते हैं, जैसे बैटरी वगैरह हो गया। बैटरी वगैरह में क्या होता है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ते हैं, इससे इसके अंदर केमिकल एनर्जी है और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। जबकि इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पर मैंने वायर को दिखा रखा है, यहाँ पर इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा है। इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब आपने सुना है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने बनाया जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पर इसको इस तरीके से देखा जाए तो क्या लिखेंगे, Zn एरो का निशान, यहाँ पर Zn 2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक आयन तो इसके अंदर आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से बाहर चला जाएगा। चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इस पोल को निगेटिव साइन से दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसे एनोड कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि माइनस है और माइनस किसके पास जाता है, प्लस के पास जाता है। यदि माइनस यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसलिए इस पोल को हम प्लस से दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रिडक्शन। और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। इसलिए इस केस में कैथोड हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस केस में एनोड हो गया निगेटिव। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग, टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज्ड करते हैं, डुबाते हैं, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो भी टेंडेंसी होती है उसे सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया? कि मान लीजिए कि हमारे पास यह कोई एक इलेक्ट्रोड है, इसको आपने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया। डिप करने के बाद यह तीन में से एक काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो फिर कुछ भी नहीं करेगा। इस तीन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। यदि यह इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है तब तो इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यदि कुछ नहीं कर रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे, क्योंकि टेंडेंसी टू लॉस और गेन
electron by electrode when it emerged in electrolyte. This tendency is known as electrode potential. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होंगे। अब लूज करने की टेंडेंसी है तो उसका कुछ और नाम होगा, गेन करने की टेंडेंसी है तो उसका कुछ और नाम होगा। यदि लूज करने की टेंडेंसी है तो कुछ और नाम हो जाएगा, और यदि गेन करने की टेंडेंसी है तो कुछ और नाम होगा। यदि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ ले। अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है या गेन किया जा रहा है, उस समय कुछ टेम्परेचर भी होगा, कुछ प्रेशर भी होगा। यदि टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 atm, this state is known as standard state. Therefore, in this case, in this situation, such type of electrode potential is known as standard electrode potential. Similarly, this is known as standard reduction potential or standard oxidation potential. यानी कि इतने ही टेम्परेचर पर और इतने ही प्रेशर पर यदि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और इसी कंडीशन में यदि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों का मीनिंग समझ में आया? अब पेपर में ये बात इस तरीके से लिखा हुआ आपके पेपर में आएगा। अब इस तरीके से जब लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पर बच्चों से गलतियाँ होती है। बच्चे उस समय भूल जाते हैं कि पता नहीं दोनों जगह तो Zn2+ है, इसमें कौन रिडक्शन पोटेंशियल है और कौन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो याद नहीं रहता है। तो देखो, याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है। देखो, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। Zn2+ और यहाँ पर Zn, इन दोनों में से किसके पास कम इलेक्ट्रॉन है और किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है? Zn2+ के पास कम है, बिल्कुल सही। तो आप अपने कॉपी में जो भी आपका निजी नोटबुक होगा उसमें इसके सामने लिख लेना कम या लेस, और यहाँ पर लिख लेना ज़्यादा यानी कि मोर। यानी कि पहले कम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज लिखा हुआ हो, बाद में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज लिखा हुआ हो, तो यह रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। आसानी से याद रहेगा क्या? यदि पहले कम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज है, इसके ठीक साथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज है, तो यह क्या कहलाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसी का उल्टा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा हुआ क्या, और यहाँ पर क्या हुआ? कम। यदि पहले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज लिखा हुआ हो, बाद में कम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका सेंस क्या है जरा समझिए। इसका मतलब ये है कि यह इसमें बदल रहा है, यानी कि जिंक आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तब जिंक मेटल बना होगा, और इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है, इसलिए क्या नाम पड़ा? रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर क्या हुआ भाई?
जिंक मेटल से जिंक आयन बना, इसका मतलब जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहीं पर। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है E0 Cl2 Cl माइनस, बताओ ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है या रिडक्शन पोटेंशियल? जरा चेक करो। बिल्कुल सही, ये रिडक्शन है। जहां पर निगेटिव चार्ज है वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या हुआ? ज्यादा हुआ क्या? और यहां पर यदि कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इससे यहां पर कम इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने तो यही कहा था कि यदि पहले कम इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज हो, बाद में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज हो, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई डाउट? अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? सेल पोटेंशियल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे कहा जाएगा सेल पोटेंशियल। और यहाँ पर सेल पोटेंशियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। एनोड, ये कैथोड में से एनोड वाले वैल्यू को माइनस कर दो, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आज अपना यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल संडे है, घर जा कर के इस चैप्टर के अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर लेना, या कहीं पर आप ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पर यदि आपको स्टडी मटेरियल मिला होगा तो उसे देख करके, बुक को पढ़ करके, और जो मैंने पढ़ाया सबों को इकट्ठा करके अपना खुद का नोट्स तैयार करना, उसके बाद मेरे से चेक करवाना। किन्हीं को कोई डाउट? थैंक यू।